ईपीजी पाठशाला में आज हम लोग समकालीन साहित्य चिंतन के अंतर्गत नई समीक्षा पर बात करेंगे। इस पाठ द्वारा आप निम्नलिखित बिंदुओं से परिचित हो सकेंगे। नंबर 1, नई समीक्षा का वैशिष्ट्य, उसके बाद उसकी प्रमुख शिक्षाएं, उसके प्रमुख चिंतकों की रचना दृष्टि, आलोचना के क्षेत्र में नई समीक्षा का प्रभाव और आने वाले समय की आलोचना को इस संप्रदाय ने कैसे प्रभावित किया। जैसा कि आरंभ में हमने बात शुरू की कि नई समीक्षा का आरंभ अंग्रेजी साहित्य से हुआ और अंग्रेजी साहित्य में इसको शुरू करने का श्रेय टी.एस. इलियट को दिया जाता है। आपको मालूम है कि टी.एस. इलियट अंग्रेजी के बड़े कवि और आलोचक हुए और टी.एस. इलियट को द वेस्टलैंड उनकी कृति जो काफ़ी चर्चित हुई, उस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। टी.एस. इलियट समीक्षा के क्षेत्र में भी, आलोचना के क्षेत्र में भी बहुत प्रसिद्ध हुए और उनकी कई आलोचना की कृतियों ने अपने समय की आलोचना को बहुत प्रभावित किया और अपने समय की आलोचना को नए शब्दों से, नई शब्दावली से और आलोचना की भाषा से परिचित कराया। उन्होंने अपनी प्रतिभा से अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ यूरोप के कई साहित्य को प्रभावित किया। टी.एस. इलियट के निबंधों का संग्रह है सेक्रेड वुड। सेक्रेड वुड 1920 में प्रकाशित हुआ और उसमें उन्होंने नई समीक्षा को लेकर के अपनी प्रस्तावना दी और उसके बाद उस पर चर्चाएं पश्चिम में शुरू हुई। पश्चिम में चाहे फैशन हो, चाहे साहित्य में किसी नए वाद का उदय हो या साहित्य में किसी नई धारा का समावेश हो, तो ऐसा माना जाता है कि वो फ्रांस से और ख़ास तौर से फ्रेंच साहित्य से होता है। नई समीक्षा के संदर्भ में इसकी चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत अंग्रेजी में हुई और फ्रेंच में इस पर चर्चा अंग्रेजी के बाद शुरू हुई। नई समीक्षा के साथ कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जुड़ी हुई जो कि इसके पहले के आलोचना में नहीं थी। तो नई समीक्षा पर बात करते समय प्रमुख बिंदुओं के रूप में अब मैं कुछ बातें आपसे करूंगा जिससे आपको लगेगा कि इस नई में वास्तव में नई क्या है। किसी भी साहित्य में ऐसा होता है कि कोई विचार आया, उस विचार पे बात शुरू होने में और उसका फिर पल्लवन होने में, उसका विस्तार होने में थोड़ा समय लगता है। जब इस विचार को सेक्रेड वुड में टी.एस. इलियट ने रखा, इसको प्रस्तावित किया, उसके लगभग 20 वर्ष के बाद जॉन क्रो रैनसम ने अपनी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म, जो सन 1941 में प्रकाशित हुई थी, उसमें विचार किया और उसके बाद से ये शब्द रूढ़ हो गया, नई समीक्षा। तो आप देखते हैं कि टी.एस. इलियट के प्रस्तावित करने के बाद इस शब्द को प्रचलित होने में और रूढ़ होने में लगभग 20 वर्षों का समय लगा। ऐसे ही हिंदी के संदर्भ में आप देखें, हिंदी के संदर्भ में बात करें तो छायावाद को लेकर के आप देखते हैं कि शुरू किया जयशंकर प्रसाद ने 1905 के बाद से ही 10 में उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी छायावादी प्रवृत्ति की। लेकिन 1918 में पंत जी ने पल्लव की भूमिका में ये लिख के बताया कि छायावाद क्या है और उसके बाद ये शब्द रूढ़ हुआ। उसी तरह से जॉन क्रो रैनसम ने 1941 में इस शब्द को जिस तरीके से सुपरिभाषित करके अंग्रेजी साहित्य में रखा, उसके बाद से
नई समीक्षा प्रचलन में आ गई, ये शब्दावली, और इस पर फिर पूरे यूरोपीय साहित्य में बात होने लगी। और आज तो इतनी बातें हुई हैं हिंदी में कि हिंदी वालों के लिए भी, हिंदी के विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए नई समीक्षा कोई अपरिचित शब्द नहीं रह गया है। अब इस पर इतनी सारी बातें करने के बाद, इसकी प्रस्तावना के बाद, अब चाहूँगा कि जो इसके मुख्य बिंदु हैं उस पर बात की जाए और क्रम क्रम से उस पर बात करते हुए समझा जाए कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें किन चीज़ों पर जोर दिया जाता है, इसमें नई समीक्षा के अंतर्गत रचना के किस पक्ष को लिया जाता है, किस पक्ष पर बात करने के कारण आपको लगता है कि नई समीक्षा अलग दृष्टि से रचना को देख रही है, और फिर इस पर भी आगे विचार करने की ज़रूरत होगी कि नई समीक्षा ने जिस तरह से रचना पर विचार किया उससे बाद के जो आलोचक हुए उन्होंने क्या असहमतियां जाहिर की। जाहिर है नई समीक्षा के बाद बहुत सारी चीज़ें आलोचना में और आई, जिन्होंने कि नई समीक्षा से अलग हटके रचना को देखने की दृष्टि प्रस्तावित की, और उससे ये भी आगे आया कि नई समीक्षा में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो कि आगे के आलोचकों ने उस पर बात की। नई समीक्षा के अंतर्गत जैसे कि हमने अभी बात की थी कि नई समीक्षा की जब चर्चा शुरू हुई तो कई तरीके से उस पर बात करने की कोशिश की गई। मैं चाहता हूँ कि वो कुछ नाम मैं आपके सामने रखूं जिससे आपको ये लगे कि परंपरा शुरू होने के बाद, टी.एस. इलियट के बाद, कितने लोग उस परंपरा में आते हैं जिन्होंने इस पर विचार किया है। वो कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ये हैं जॉन क्रू रैनसम, एलन टेट, रिचर्ड टी ब्लैकमर, रॉबर्ट पेन वारेन, क्लिंथ ब्रुक्स तथा इंग्लैंड के विलियम एम्पसन का नाम लिया जाता है। तो ये कुछ नाम हमने आपके सामने रखे कि कैसे विद्वानों के विचार से, विद्वानों के विचार सरणी से, जो उसकी पूरी श्रृंखला है उससे गुजर करके नई समीक्षा अपना रूप ग्रहण करती है। नई समीक्षा में ऐसी अनेक धारणाएं बाद में सामने आई जो कि इसके पहले मैंने जैसा कि शुरू में कहा था वो नहीं थी। अज्ञेय को टी.एस. इलियट की एक पंक्ति बहुत अपील करती थी और उनको बहुत प्रिय थी। वो पंक्ति है इनस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, कि आपको अपने व्यक्तित्व से अलग हट करके कैसे बात करनी चाहिए, और फिर उन्होंने प्रस्तावना भी दी कि कैसे इस पर आलोचकों को ध्यान देना चाहिए। तो मैं वो बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ जो नई समीक्षा से संबद्ध है। नई समीक्षा किसी रचना के रूप और अंतर्वस्तु को अलग करके देखने का विरोध करती है। रूप यानी कि उसका फॉर्म, और अंतर्वस्तु यानी कि कंटेंट। नई समीक्षा में इस पर बात की जाती है कि कंटेंट को यानी रूप को और अंतर्वस्तु को आप अलग करके मत देखिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि उसका मानना है कि रचना का रूप उसकी अंतर्वस्तु से ही तय होता है। दूसरी बात, नई समीक्षा का मानना है कि कविता पदार्थ है, विचार या भाव नहीं है, जबकि कविता का विचार और भाव से ही संबंध है, और बल्कि कहना चाहिए विचार और भाव के बिना कविता नहीं हो सकती। दूसरा क्या नई समीक्षा के अंतर्गत बात की जाती है कि वह अपने आप में एक विशिष्ट अनुभव है जो अपने रूप से सर्वथा भिन्न है। ये बात इसमें की जाती है। अगला बिंदु ये है कि नई समीक्षा में किसी रचना के ऐतिहासिक और सामाजिक पक्ष पर विचार करने को अनावश्यक माना जाता है। जबकि हम जब आलोचना में बात करते हैं तो किसी रचना के ऐतिहासिक पक्ष को तो देखना हमारे यहाँ लगभग अनिवार्य सा है, और
फिर है कि सामाजिक पक्ष पर जोर नहीं देना है, जबकि आप जानते हैं कि साहित्य के समाज शास्त्र पर हमारे यहाँ तो बात हो ही रही है, पश्चिम में हमसे पहले से इस पर बात शुरू हो गई थी। तो साहित्य का समाज शास्त्र और फिर ऐतिहासिक जो उसकी पृष्ठभूमि है, जो उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है पूरा, उसको नहीं देखना है। नई समीक्षा इस पर बात करती है, इसकी प्रस्तावना करती है। और नई समीक्षा में रचना से हटकर रचनाकार पर जोर देने का भी विरोध किया जाता है। नई समीक्षा में साहित्य से इतर तत्वों से निरपेक्ष रहकर कृति की जो आंतरिक संहिति है उसका विश्लेषण करना ही आलोचना का प्रमुख उद्देश्य होता है। और रचना के रूप पर ज़्यादा जोर देने का परिणाम यह हुआ कि नई समीक्षा नाम की आलोचना दृष्टि कलावाद का रूप धारण करने लगती है। तो जाहिर है, जब आप सामाजिक पक्ष पर विचार नहीं करेंगे, ऐतिहासिकता पर विचार करने से मना करेंगे, तो रचना का जो रास्ता है वो उस कलावाद की ओर ही मुड़ेगा जिसमें कहा जाता है कि कला कला के लिए, यानी आर्ट फॉर आर्ट। तो आर्ट फॉर आर्ट जब है तो उस रचना में फिर जो जीवन की खुरदरी सच्चाइयाँ हैं, जीवन का जो यथार्थ है, वो फिर उससे गायब हो जाएगा। और इसमें ये कहा जा रहा है कि नैतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अथवा अन्य प्रकार की असंबद्ध धारणाओं को बीच में लाकर इस अनुभव को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। ये नई समीक्षा की जो स्थापना है कि जो आपके अनुभव हैं अन्य तरह के, उसको ला करके जो उसकी शुद्धता है, जो उसकी प्योरिटी है, उसको प्रभावित नहीं करना है। और कलाकृति का रूप ही समीक्षा का वास्तविक विषय है और इस रूप की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। वह किसी अन्य अर्थ का वाहन मात्र नहीं है, अथवा यह कहना चाहिए कि कलात्मक संरचना का समग्र अर्थ रूप में ही निहित है। अब इसमें कुछ जो इसके विशेष पारिभाषिक शब्द हैं, जाहिर है कि हर आलोचना अपने हिसाब से नए शब्दों को भी प्रस्तावित करती है, तो इसमें जो कुछ शब्द हैं उस पर भी हम अब बात करेंगे। पहला शब्द है तनाव। तनाव शब्द से हम आप सब परिचित हैं। तो तनाव का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो एलन टेट ने किया। एलन टेट की पुस्तक का नाम है टेंशन इन पोएट्री, कविता में तनाव। इसमें उन्होंने तनाव शब्द की व्याख्या की और जो व्याख्या की वो लाक्षणिक प्रयोग तक सीमित न रहकर इसको उन्होंने विशेष सीमित अर्थ में किया है। शब्द के अर्थ संकेत दो प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखिए। एक तो ये कि एक अंतर्मुख और दूसरा बहिर्मुख। अंतर्मुख प्रयोग में शब्द के अर्थ संकेत किसी भावना या विचार के प्रतीक मात्र होते हैं, जबकि बाह्य जगत के गोचर पदार्थों के साथ उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। अर्थात शब्द के प्रचलित वाच्यार्थ में और काव्यगत अभिष्ट अर्थ में युक्त संबंध नहीं रहता है। टेट क्या कहते हैं इसको लेकर के वो मैं आपको बता रहा हूँ टेट के शब्दों में। टेट कहते हैं काव्य गुण वही होता है जहाँ शब्दों के बहिर्मुख और अंतर्मुख शब्द संकेतों में संतुलन होता है। बहिर्मुख और अंतर्मुख शब्द संकेतों में यह संतुलन ही तनाव कहलाता है। उदाहरण के लिए कविता में अमूर्त भावना के लिए मूर्त बिंब का प्रयोग। जब कविता में अमूर्त भावना के लिए मूर्त बिंब का प्रयोग किया जाता है तो विरोधाभास उत्पन्न होता है
परंतु जब कविता में इस विरोधाभास का उपयोग ऐसे होता है कि अभिष्ट अर्थ बाधित नहीं होता, बल्कि अंतर्मुख और बहिर्मुख अर्थ संकेतों के पूर्ण संतुलन या तादात्म्य के कारण और भी चमत्कृत हो जाता है, तब काव्य गुण उत्पन्न होता है। यह संतुलन या तनाव ही, तादात्म्य ही तनाव है, और यही कवित्व का सार है। ये तो उनकी परिभाषा है एलन टेट की, और उन्होंने जो तनाव को रखा उसको उन्होंने इस तरह से बताने की कोशिश की। अब टेट के विचारों को, एलन टेट के विचारों को अगर हम मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें, उसके सारांश को देखने की कोशिश करें, तो इस तरह से कह सकते हैं कि काव्य का आधार भाव या विचार नहीं है, भाषा है। किसी कवि का दर्शन कुछ भी हो, उसकी फिलॉसफी उसकी कुछ भी हो, उसका फलसफा कुछ भी हो, पाठक तो उसकी भाषा के द्वारा ही जानता है। उसके कथ्य की उचित सीमा उसकी भाषा है। तो भाषा को एलन टेट ने मुख्य आधार माना है। दूसरा, काव्य भाषा का मुख्य गुण है उसका तनाव या संतुलन। जाहिर है कि कविता को जब आप पहली नज़र में पढ़ते हैं तो आपका उसकी भाषा के साथ जो संबंध बनता है, या आगे चल के आप उसमें डूबते हैं, या जो आपको उसकी भाषा पहली ही नज़र में इस तरह से बांधती है कि आप आगे उसको पढ़ने के लिए विवश हो जाते हैं और वो कविता आपको खींचती है। तो इस तरह से भाषा को लेकर के उन्होंने, एलन टेट ने कहा है कि उसका मुख्य गुण है उसका तनाव या संतुलन। एलन टेट ने तनाव को लेकर के जितनी बातें की, उसमें से एक दो की चर्चा हमने की, दो चार की चर्चा अभी और करेंगे। 7-8 ऐसी बातें उन्होंने की है जिसकी चर्चा की जानी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि स्वच्छंदतावादी या प्रतीकवादी या आवेग प्रधान कविता में मनोरोग का आवेश प्रमुख हो जाता है और कवि कर्म गौण। फिर वो कहते हैं आगे कि अलंकृत कविता में रागात्मक संस्कार जगाने की अपेक्षा ललित बिंबों की सृष्टि करना ही कवि का उद्देश्य होता है। यहाँ शब्दों का प्रयोग नियत एवं स्थिर होता है और अपने बाहर के गोचर पदार्थों के साथ उनका प्रत्यक्ष संबंध रहता है। इस कविता की भाषा मूर्त होती है। फिर कहते हैं वो कि उत्तम काव्य की सृष्टि के लिए यद्यपि दोनों ही प्रयुक्तियाँ अनुपयुक्त हैं, फिर भी अलंकारवादी कविता की भाषा अपने मूर्त रूप के कारण अधिक काव्योचित है। आगे कहते हैं स्वच्छंदतावादी काव्य शैली और अलंकृत काव्य शैली के विषय में कोई सामान्य निर्णय नहीं दिया जा सकता, अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कोई एक स्वभावतः उत्कृष्ट और दूसरी निकृष्ट होती है। दोनों के ही उत्कृष्ट अंश श्रेष्ठ काव्य के अंतर्गत आते हैं और दोनों में ही अपनी अपनी अपूर्णताएं हैं। यानी कि आप दोनों नज़रिए से देखेंगे तो दोनों तरफ आपको कुछ ना कुछ कमियां नज़र आएंगी। फिर कहते हैं कि काव्य का रूप सीमांतवर्ती यानी अतिवादी प्रवृत्तियों में नहीं बल्कि मध्यवर्ती अर्थात संतुलित शैली में ही उपलब्ध होता है। और अंत में दबी जबान से यानी बहुत जोर न देकर टेट यह स्वीकार करते हैं कि शेक्सपियर की कविता की अपेक्षा डन की कविताओं में उपयुक्त गुण अधिक है। आगे नई समीक्षा में अनेकार्थता और अर्थ विडंबना की बात की गई है। अनेकार्थता या एम्बिग्विटी जो अंग्रेजी का शब्द है, इसके प्रतिपादक हैं विलियम एम्पसन, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी यानी अनेकार्थता के 7 प्रकार। सामान्य व्यवहार में यानी सामान्य बातचीत में अनेकार्थता को एक दोष माना जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में भी काव्य दोष आपने पढ़ाई है, जिसमें से किन चीज़ों को काव्य दोष के अंतर्गत माना जाता है वो आप ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद आप इसमें देखिए कि
एम्पसन क्या कहते हैं इस संदर्भ में। एम्पसन का वो मैं कोटेशन आपको सुना रहा हूँ। उदाहरण, अनेकार्थता का आशय सर्वथा स्पष्ट है, उसमें अनिवार्यतः कुछ न कुछ विदग्धता या प्रवंचना का तत्व रहता है। इसकी परिधि में शब्द के ऐसे सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म संकेतों को शामिल किया जा सकता है जिनके द्वारा शब्दावली विशेष से एक से अधिक शब्दों की व्यंजना होती हो। एक शब्द के कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, कई ऐसे अर्थ हो सकते हैं जो परस्पर संबद्ध हैं या जो अपने आशय को पूरा करने के लिए एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं, या कई ऐसे अर्थ हो सकते हैं जो परस्पर संयुक्त होकर एक विशेष संबंध अथवा प्रक्रिया के द्योतक होते हैं। ये एम्पसन साहब कहते हैं। अब एम्पसन साहब के इन विचारों को जब हम देखते हैं, आगे इसका विवेचन करते हैं, तो क्या बात स्पष्ट होती है। पहले तो ये कि उन्होंने काव्य में उपलब्ध शब्दार्थ जन्य चमत्कार के विविध रूपों को समाहरित करने का साधारण प्रयास किया है। पहले भेद के अंतर्गत अर्थ चमत्कार के सामान्य रूपों का उल्लेख है। उदाहरण के लिए, अनेक प्रकार के लाक्षणिक अर्थ जो प्रयोग रूढ़ हो जाने के कारण अब चमत्कार उत्पन्न नहीं करते, या वक्ता और श्रोता को जिनके चमत्कार का परिज्ञान नहीं होता, या फिर विविध प्रकार के अन्य अर्थ जो अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, अथवा छंद की लय और संगीत द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त अर्थ आदि। दूसरा भेद वह है जहाँ शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ एक में परिणत हो जाते हैं। कभी कभी प्रयोक्ता के मन में एक से अधिक अर्थ विकल्पों की स्थिति रहती है, किंतु सावधानी से शब्दावली का वाचन करने पर उससे एक ही अर्थ सिद्ध होता है। इस प्रकार की उक्तियों में कभी कभी विचारगत और भावगत अर्थ वैविध्य का अंतर सामने आता है, जबकि भाव सरल और विचार प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, परंतु आशय फिर भी एक ही निकलता है। अनेकार्थता का तीसरा भेद वहाँ मिलता है जहाँ दो पृथक विचार, दो अलग विचार संदर्भगत संगति के कारण एक दूसरे के साथ संबद्ध होते हैं, एक ही शब्द के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। यहाँ प्रायः यमक का चमत्कार रहता है। अनेकार्थता के ये कुछ भेद हैं। एक दो भेद और हम देखते हैं जिसमें आप देखते हैं कि ऐसे दो या दो से अधिक अर्थों की प्रतीति होती है जो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी संयुक्त रूप से वक्ता या कवि के अभिप्रेत किसी जटिलतर अर्थ को व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। और इसके पांचवें अर्थ को अगर आप देखें, इससे जो पांचवा सूत्र निकलता है, यहाँ कवि या लेखक की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में अभिष्ट अर्थ की उपलब्धि करता है। पूरा अर्थ लेखक के मन में उपस्थित नहीं रहता है, लेकिन शब्द विधान की प्रक्रिया में वह रूप धारण कर लेता है। और उन्होंने जो छठा प्रकार गिनाया है वो ये है कि उक्ति में सामान्यतः कोई अर्थ नहीं होता, किंतु पर्याय शब्दों की आवृत्ति परस्पर विरोधी अथवा असंबद्ध कथन के द्वारा कभी उसमें किसी ऐसी कुशलता के साथ वैचित्र्य उत्पन्न कर देता है कि पाठक को अपनी ओर से विभिन्न, कभी कभी विरोधी अर्थों की कल्पना करनी पड़ जाती है। अनेकार्थता का सातवां या अंतिम प्रकार वहाँ होता है जहाँ शब्द विशेष के दो संदर्भ के अंतर्गत दो परस्पर विरोधी भावों की इस प्रकार व्यंजना कराते हैं कि कुल मिलाकर उनके द्वारा कवि या वक्ता के मंतव्य में निहित मूलवर्ती अंतर्विरोध का संकेत मिलता है। इस प्रकार के प्रयोग सर्वथा अज्ञात रूप में किए जाते हैं और उनके पीछे अवचेतन मन की प्रेरणा होती है।
फ्राइड के अवचेतन विज्ञान ने इस प्रकार के प्रयोगों का मर्म उद्घाटित करने में काफ़ी योगदान दिया है। हमारे अवचेतन की इच्छा और चेतन मन की प्रवृत्ति में प्रायः विरोध रहता है। एम्पसन ने शेक्सपियर के हेमलेट, मैकबेथ आदि नाटकों से अनेक उदाहरण देकर संदर्भगत अर्थ और वक्ता के अभिष्ट अर्थ के परस्पर विरोध में निहित अनेकार्थता का विश्लेषण किया है। भावों की जटिल ग्रंथियों की अभिव्यक्ति में इस प्रकार की अनेकार्थता का सूक्ष्मतर रूप और विरोधाभास अलंकार के प्रचलित प्रयोगों में इसका रूढ़ रूप प्राप्त होता है। यहाँ एम्पसन की दो विशेषताओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक तो ये कि अनेकार्थता के केवल इतने ही रूप होते हैं, यह कहना संगत नहीं है, और यह वर्गीकरण सुविधा के लिए किया है और इसमें उल्लिखित भेद उपलक्षण मात्र हैं। और दूसरा, इन 7 प्रकारों में तर्क की संगति क्रमशः कम होती जाती है, अर्थात पहले भेद में अर्थ की उत्पत्ति सबसे अधिक तर्कसंगत और अंतिम में सबसे कम होती है। अनेकार्थता से संबंधित एम्पसन का सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र के अलंकार संप्रदाय से काफ़ी मेल खाता है, जैसा मैंने अलंकार के संदर्भ में जिक्र किया था। इसके बाद नई समीक्षा में कंक्रीट यूनिवर्सल अर्थात सार्वभौम मूर्त विधान पर विचार किया गया है। सार्वभौम मूर्त विधान पर हम विचार करते हैं कि ये है क्या। सार्वभौम मूर्त विधान शब्द का प्रयोग और उसकी व्याख्या विलियम के विमसाट ने की थी। यह प्रयोग उन्होंने हीगेल से ग्रहण किया। मार्क्सवाद को पढ़ने से पहले हम आप सब हीगेल को पढ़ना चाहते हैं, तब आप देखते हैं कि मार्क्स ने उसमें क्या किया। तो उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि इसका प्रयोग हीगेल से ग्रहण किया था विलियम के विमसाट ने। काव्य के प्रसंग में आरंभ से ही यह सामान्य मत रहा है कि उसका स्वरूप विशेष भी होता है और सार्वभौम भी। इन विरोधी गुणों की युगपत उपस्थिति काव्य का वैचित्र है, जिसकी अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। नियो क्लासिसिज्म या नव्य शास्त्रवाद में सार्वभौम पर अधिक बल रहता है और रोमेंटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद में विशेष या व्यक्ति वैचित्र पर। नई समीक्षा के आलोचक दोनों सीमांतों को मिलाकर कवि कर्म की सिद्धि ऐसे बिंबों की संरचना में मानता है जो अपना स्वतंत्र गोचर व्यक्तित्व रखते हुए भी सार्वभौम गुणों से युक्त हों। इसी तत्व को विमसेट ने हीगेल से ग्रहण कर सार्वभौम मूर्त विधान कहा है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सार्वभौम मूर्त विधान क्या है। इसके बाद अगली जो बात है वो है प्रक्रिया से संबंधित, और अब हम प्रक्रिया की कुछ बातें करेंगे। अभी तक जितनी बातें की हमने उससे आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि नई समीक्षा मुख्यतः काव्य भाषा की समीक्षा है, जिसमें आलोचक का ध्यान पाठ विश्लेषण पर केंद्रित रहता है। ये आलोचक मानते हैं कि काव्य में प्रयुक्त शब्द सामान्य अर्थ का वाचन नहीं करते हैं। कवि कल्पना के प्रभाव से छंद की लय में ढलकर उनमें विशेष अर्थ का समावेश हो जाता है, जो वाच्य अर्थ से अधिक रमणीय होता है। फिर भी नया रमणीय अर्थ वाच्य से पूर्णतः विच्छिन्न नहीं होता, बल्कि उसमें किसी न किसी रूप से जुड़ा रहता है। इस प्रकार काव्य की शब्दावली शास्त्र और लोक की शब्दावली से अभिन्न होते हुए भी प्रभाव में भिन्न हो जाती है। अतः काव्य को समझने के लिए, कविता को समझने के लिए रमणीय किंतु असंगत अर्थ में संगति की प्रतिष्ठा करना आवश्यक होता है। यह कार्य कठिन है किंतु असाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसको किया न जा सके, क्योंकि काव्य की शब्दावली में अतिशय अर्थ का समावेश हो जाने पर भी सामान्य अर्थ का सर्वथा क्षय नहीं होता है, वो अर्थ उससे गायब नहीं होता है।
नई समीक्षा के सिद्धांतों के अनुसार सच्चे आलोचक का या जो भाषा का विद्वान आलोचक है उसका कर्तव्य कर्म वास्तव में यही है। अमेरिका के समीक्षक मरे क्रीगर ने नव समीक्षा पद्धति की तर्कसंगत व्याख्या की है। उन्होंने कहा है, नई समीक्षा की प्रक्रिया के संदर्भ में दो शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, एक स्ट्रक्चर अर्थात अर्थ विधान और दूसरा टेक्सचर अर्थात शब्द विधान। आप ध्यान दीजिए, अर्थ विधान और शब्द विधान। क्रो रैनसम ने इन दोनों के 8 भेद को काफ़ी प्रभावी तरीके से स्पष्ट किया है। अर्थ विधान यानी भावार्थ, जो कि काव्यशास्त्र आपको याद आ रहा होगा, और जिसके आधार पर कृति का निर्माण होता है। शब्द विधान का अर्थ है कविता का मूर्त रूप, जो कविता आपके सामने मूर्त रूप से आई। अर्थ विधान या भावार्थ सामान्य और तर्क संगत होता है। शब्द विधान या मूर्त रूप विशेष होता है और उसमें तार्किक संगति नहीं रहती। भावार्थ के साथ उसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, बल्कि वह विरोध, असंगति आदि के द्वारा भावार्थ को बाधित करता है। अर्थ विधान में भाषा अपने अभिष्ट अर्थ की ओर ऋजु सरल गति से बढ़ जाती है, किंतु शब्द विधान में वह शब्द अर्थ के वक्र अथवा रमणीय प्रयोगों के साथ क्रीड़ा करती हुई मंथर गति से अभिष्ट अर्थ तक पहुंचती है, यानी धीरे धीरे उसके अर्थ तक पहुंचती है और एकदम से इंस्टेंटली, तत्कालिक रूप से आपको उसका अर्थ नहीं प्राप्त होता है। शास्त्र में अर्थ विधान का यही महत्व है, परंतु काव्य में शब्द विधान प्रमुख है। शास्त्र में शब्द अर्थ का संबंध सीधा और तर्कसंगत होता है, काव्य में यह संबंध तर्क विरुद्ध और जटिल होता है। शब्द विधान यानी टेक्सचर में प्रयुक्त शब्द अर्थ के इन जटिल और अतार्किक संबंधों में संगति का संधान करना ही नई समीक्षा की प्रविधि है, उसकी टेक्निक है। पाठ विश्लेषण के द्वारा काव्य के शब्दार्थमय शरीर के सौंदर्य का उद्घाटन ही नई समीक्षा है। ये आपने इससे देखा कि नई समीक्षा क्या है। अब इसकी शक्ति और सीमा को लेकर के हम कुछ बात करते हैं। आलोचना के क्षेत्र में नई समीक्षा का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उसने साहित्येतर मूल्यों के आक्रमण से साहित्य की रक्षा कर उसकी स्वायत्त सत्ता की प्रतिष्ठा की। इसके प्रयत्न से काव्य के रूप और शिल्प विधान की पुनर्प्रतिष्ठा हुई। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विज्ञान और राजनीति के बढ़ते प्रभाव ने अनेक वैचारिक आंदोलनों को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप कला एवं साहित्य में विचार की प्रभुत्व, आवश्यकता से अधिक विचार का जो है वो प्रभुत्व बढ़ने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि रूप सौंदर्य की, फॉर्म की उपेक्षा हो रही थी। नई समीक्षा ने आग्रह सहित यह घोषित किया कि कविता विचार नहीं, उक्ति है, वाणी की कला है, यानी कि वह बोलने की कला है, इसलिए रूप की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। और शुरू में ये हो रहा था कि विचार और विज्ञान और इन तमाम चीज़ों के दबाव से रूप की उपेक्षा होने लगी थी, इसलिए नई समीक्षा ने आकर के यह प्रस्तावित किया। और नई समीक्षा की सीमा को जहाँ तक देखने की बात है तो उसकी सीमा यह है कि वह जीवन और काव्य के संबंध का निषेध करती है। यानी कि यह आप जानते हैं कि जीवन से कविता का किस तरह से जुड़ाव होता है भारतीय संदर्भ में खासतौर से। नई समीक्षा क्या करती है कि जीवन और काव्य के संबंधों का निषेध करती है। काव्य के सौंदर्य पक्ष की प्रतिष्ठा के लिए अर्थवाद के रूप में तो एक सीमा तक यह ग्राह्य हो सकता है, किंतु मूलतः यह सिद्धांत गलत है। काव्यार्थ और जीवन के अनुभवों के बीच संवाद अनिवार्य है। इस संवाद के अभाव में काव्य की तो सार्थकता ही नष्ट हो जाएगी। दूसरी सीमा पर अगर आप गौर करें तो दूसरी सीमा यह है कि शब्द अर्थ के कुशल प्रयोग से उत्पन्न चमत्कार को ही यदि काव्य का प्रयोजन मान लिया जाए तो काव्य का महात्म्य अत्यंत सीमित हो जाएगा।
वह पहेली या चित्रकाव्य का ही एक उन्नत रूप, उसका एक विकसित रूप बनकर रह जाएगा। शब्द विधान की स्वतंत्र और मौलिक सत्ता को स्वीकार कर लेने से चमत्कार को काव्य में अत्यधिक महत्व मिल जाता है, जिससे काव्य की सहजता बाधित होती है। आपको फिर मैं एक संदर्भ यहाँ याद दिला करके इसकी सीमा पर आऊँगा कि केशव दास को याद करिए, रीतिकाल के कवि ने किस तरह से सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए एक रात में रामचंद्रिका की रचना कर डाली थी। लेकिन रामचंद्रिका की आप महत्ता जानते हैं कि रामचरितमानस या राम को लिखे गए अन्य काव्यों के समक्ष वो कहाँ ठहरती है, उनकी ये कविता। तो नई समीक्षा ने काव्य को अत्यधिक जटिल बना दिया और सरलता एवं स्वाभाविकता का एक प्रकार से तिरस्कार किया। यह समीक्षा पद्धति प्रगीत और मुक्तक के लिए तो एक सीमा तक उपयोगी है, किंतु काव्य की अन्य प्रबंध विधाओं के लिए अव्यवहारिक है। नई समीक्षा को लेकर के जितनी बातें अभी हम लोगों ने की है, अब उससे क्या निष्कर्ष निकलता है उस पर हम कुछ बात करना चाहते हैं। एक तो ये कि नई समीक्षा का आरंभ इंग्लैंड में वर्तमान सदी के प्रथम चरण में ही हो गया था। नई समीक्षा के सिद्धांतों का बीज इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स आदि के विवेचन में स्पष्ट रूप से मिलता है। और नई समीक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोएल स्पिंगर ने 1911 में किया और इसकी परिभाषा जॉन क्रो रेंसम ने अपनी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म, जो कि सन 1941 में प्रकाशित हुई, उसकी भूमिका के रूप में प्रस्तुत की है। नई समीक्षा स्पष्टतः लक्षणबद्ध तब हुई जब 20वीं सदी के अंत में यह अमेरिका के साहित्य के क्षेत्र में पहुंची और एक विशिष्ट समीक्षा दृष्टि का प्रतिनिधित्व करने लगी। सामान्य रूप से नई समीक्षा के उन्नायकों में, यानी इसको आगे बढ़ाने में, अमेरिका के जॉन क्रो रेंसम, एलन टेट, रिचर्ड टी ब्लैकमर, रॉबर्ट पेन वारेन, क्लिंथ ब्रुक्स तथा इंग्लैंड के विलियम एम्पसन का नाम लिया जा सकता है। नई समीक्षा के सभी उन्नायकों के सिद्धांत पूर्णतः या समान हो ऐसा नहीं है, किंतु काव्य और उसकी समीक्षा से संबद्ध कतिपय मौलिक तथ्यों के विषय में वे प्रायः एकमत हैं। संक्षेप में इन तथ्यों को इस प्रकार गिनाया जा सकता है कि कविता पदार्थ है, विचार या भाव नहीं है। वह अपने आप में एक विशिष्ट अनुभव है जो अपने रूप के अनुभव से सर्वथा भिन्न है। नैतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अथवा अन्य प्रकार की असंबद्ध धारणाओं को बीच में लाकर इन अनुभवों को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। आलोचक का कर्तव्य है कि किसी की कृति के समग्र रूप और अंगों के अंतः संबंधों का विश्लेषण कर उसकी जटिल संरचना का परीक्षण करना चाहिए। कलाकृति का रूप ही समीक्षा का वास्तविक विषय है और इस रूप की स्वतंत्र सत्ता है, वह किसी अन्य अर्थ का वाहन मात्र नहीं है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ इसमें जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अमेरिका में जिस समय ये इस पर विचार नई समीक्षा पे लोग कर रहे थे, तो सूसन सॉन्टेग की एक किताब आई थी, अगेंस्ट इंटरप्रिटेशंस, जिसमें उन्होंने इसका विरोध किया था कि लोगों ने रचना को, विचारों को या उनकी धारणाओं को ढोने वाला वाहन जैसा समझ लिया है और उसकी जो सौंदर्यात्मकता है, उसकी जो कलात्मकता है, उसको बिल्कुल उपेक्षित कर दिया है। तो यहाँ पर वो संदर्भ हम आपको बताना चाहते थे। और यहाँ यह कहना चाहिए कि कलात्मक संरचना का समग्र अर्थ रूप में ही निहित है। तनाव, अनेकार्थता और सार्वभौम मूर्ति विधान नई समीक्षा के पारिभाषिक पद हैं। आलोचना के क्षेत्र में नई समीक्षा का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उसने साहित्येतर, जो साहित्य से इतर हैं, उन मूल्यों के आक्रमण से साहित्य की रक्षा की और उसकी जो स्वायत्त सत्ता है, उसकी जो अलग सत्ता है, उसकी प्रतिष्ठा की है। इसके प्रयत्न से ही काव्य के रूप और शिल्प विधान की पुनर्प्रतिष्ठा हुई। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में
विज्ञान और राजनीति के बढ़ते प्रभाव ने क्या किया कि अनेक वैचारिक आंदोलनों को जन्म दिया और उसके परिणाम ये हुए कि कला और साहित्य के क्षेत्र में भी विचार का जो प्रभुत्व है, जो बोलबाला है, वह ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण रूप और सौंदर्य की उपेक्षा हो रही थी। नई समीक्षा ने आग्रह सहित यह घोषित किया कि कविता विचार नहीं है, उक्ति है, वाणी की कला है। नई समीक्षा की सबसे बड़ी सीमा यह है कि वह जीवन और काव्य के संबंध का निषेध करती है, जो कि हम बात कर आए हैं पीछे। काव्य के सौंदर्य पक्ष की प्रतिष्ठा के लिए अर्थवाद के रूप में एक सीमा तक तो यह ग्राह्य है, इसको हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन यह सिद्धांत गलत है। काव्यार्थ और जीवन के अनुभवों के बीच संवाद अनिवार्य है। इस संवाद के अभाव में काव्य की सार्थकता नष्ट हो जाएगी। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जीवन को कविता से इस कदर आप अलग कर देंगे, तो जिस वाल्मीकि के लिए पंत जी ने कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तो गान यानी कविता का अगर आह से संबंध आप काट देंगे तो फिर उसमें वो बात कहाँ रह जाएगी जिससे उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान संभव होगी।